Hello everyone, this is Sweetie Sharma, your chemistry teachers. Today we will discuss about the chapter number 3, electrochemistry of class 12. This is a part number 3 of the video. Before watching this video, make sure that you have already watched the part number 1 and part number 2 of this chapter. Today we will discuss about the electrical conductance. लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन में A। यहाँ पे R क्या रेजिस्टिविटी है और L क्या है मेरी लेंथ है और A क्या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, ये इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस होता है जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है 1 अपॉन में R। अब हमारा R का रिलेशन ये होता है, अगर आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से आपकी G की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो G किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन में रो L अपॉन में A आएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो A अपॉन में रो L हो जाएगा। तो मेरे पास ये रिलेशन निकल कर आया, मेरे पास क्या रिलेशन निकल कर आया, G इक्वल टू A अपॉन में रो L। अगर आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो 1 अपॉन में रो है, इसको मैंने कापा से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या कापा बोलते हैं इसको, ऐसे बनता है। ठीक है, तो मेरे पास G क्या आया, कापा A अपॉन में L। ये मेरे पास रिलेशन निकल कर आया। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया। अब जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में अगर आपसे रेजिस्टिविटी और एरिया और लेंथ की बात करता है तो आपने यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर वो यहाँ पे कापा की वैल्यू देता है तो आपने इस वैल्यू की इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब जो उसकी यूनिट है हमें पता है, जो R है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, ओहम होती है। ठीक है, और मेरे पास G क्या है, ये इन्वर्स है इसका, ये 1 अपॉन में ओहम हो जाएगी ना इसकी यूनिट, तो क्या हो जाएगी ये ओहम इन्वर्स। ओहम इन्वर्स को जैसे मेरे पास पता है ये ओहम है, अगर मैं इसको G की अगर बात करूँ तो G को मैं कह सकती हूँ MHO। अगर R की यूनिट ओहम है तो G की यूनिट क्या हो सकती है, मोहो हो सकती है। ठीक है, और एक इसको हम क्या बोलते हैं, जो मैंने ओहम इन्वर्स लिखा है, ये ओहम इन्वर्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइमन। इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो यूनिट है मेरे पास, जो G के निकल कर आई, G की एक यूनिट है मेरी ओहम इन्वर्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, MHO, मोहो। ठीक है, एक यूनिट क्या है मेरी इसकी, साइमन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी यूनिट्स होती हैं, ये फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, तो ये इसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो ओहम इन्वर्स होता है उसको हम MHO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओहम इन्वर्स भी बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो हमारा नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। यहाँ पर जो मेटल है उसकी स्ट्रक्चर और उसका नेचर भी डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसा होगा। सेकेंड फैक्टर कौन सा है, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। पर एटम्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये भी एक इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फैक्टर थे जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है जो ये डायग्राम आपको दिया गया है, इस डायग्राम में ये आप ना पहले पढ़ चुके हो, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने ना Cl नेगेटिव के एनोड ली है और यहाँ पे कैथोड लिया है। कैथोड पे मेरे पास क्या Na पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में बात करनी है। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास अगर सॉलिड स्टेट में NaCl प्रेजेंट है तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब कोई भी करंट पास नहीं होगा। मोल्टन स्टेट में अगर मेरे पास मोल्टन NaCl है, ठीक है, ये मतलब क्या है, मेरा आयनिक फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तभी मेरा आयनिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो नहीं करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है मेरा मोल्टन NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एनोड है, ये कैथोड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इसमें हमें पास यही फैक्टर बताना चाहता है भी, जो इसके अंदर
The free ions Na positive and Cl negative present in the solution are responsible for the conductance in the solution. इन्हीं की वजह से करंट पास होता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे ना. द इनवर्स ऑफ द रेजिटिविटी इज टर्म्ड एज द कंडक्टिविटी. ये हमने बात पढ़ ली. जो हमारे पास अगर ना G है, G तो होता है रेजिस्टेंस का. अगर मैं बात करूँ, ये कंडक्टेंस है. अगर मैंने बात करनी है कंडक्टिविटी की, ठीक है, तो कंडक्टिविटी होता है 1 में रो, इनवर्स ऑफ द रेजिटिविटी. रेजिटिविटी मेरी ये रो होती है ना, तो ये होता है. तो ये दोनों क्या होते हैं, एक रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, एक मेरा रेजिटिविटी का इनवर्स होता है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने बताया था ना, ये कापा है. सिंबल ग्रीक लेटर कापा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी यूनिट क्या होगी, साइमन मीटर इनवर्स. मैंने बताया था जो एस है ये मेरा क्या है, साइमन है. और साइमन किसके इक्वल होता है, ओहम इनवर्स के इक्वल होता है. तो आप अगर इसकी यूनिट लिखते हो, इसकी यूनिट कापा की यूनिट क्या आएगी, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स. या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, साइमन मीटर इनवर्स. ये होगी इसकी यूनिट. तो यूनिट निकालना बहुत इजी है, बस आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए. बीच में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसका फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर्मूले से आप इजीली किसी की भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट इसमें है, अगर हम यहाँ पे जो लेंथ है ना 1 मीटर रख दें, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर रख दें, जो कंडक्टिविटी है बिकम्स द कंडक्टेंस. देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मेरे पास कंडक्टेंस G था, ठीक है, और ये किसके इक्वल आया था, मेरे पास कापा L/A आया था. अगर मैं लेंथ है वो भी 1 मीटर ले लूँ, ठीक है, और एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू ये तो 1 आ गई. तो इस केस में मेरे पास क्या निकल कर आया, जो G है वो कापा के इक्वल आया. तो इसका मतलब क्या हो, जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के इक्वल आ गया ना. तो इस केस में अगर मेरे पास लेंथ और एरिया द क्रॉस सेक्शन 1 आ जाए, यूनिट आ जाए, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, G = K, मतलब कंडक्टेंस = कंडक्टिविटी. जो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है. फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडिड, मतलब हम जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं वो किस नेचर का है. सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन. हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके अंदर उसका जो साइज़ है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास NaCl का हमने एग्जांपल लिया था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिया था, तो ये इनके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है भी इनका साइज़ कैसा है सॉल्वेशन के अंदर. थर्ड पॉइंट है इसके अंदर हमारा नेचर ऑफ द सोलवेंट एंड इट्स विस्कोसिटी. तो इसके जो सोलवेंट है उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा और इसकी विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा. फोर्थ है कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. फिफ्थ है इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर. जो हमारा कंडक्टेंस था, जो G था, वो क्या था, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लें, ठीक है, तो ये मेरा डिक्रीज़ हो रहा था. तो लेकिन इस केस में उल्टा है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हूँ तो जो मेरी इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टिविटी है वो भी मेरी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. अगर मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ था तो कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो रही थी, लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो जो मेरी कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज. मतलब ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और जो 6th पॉइंट है वो क्या प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो ये 6 फैक्टर्स थे जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है. अब देखो जो मेरे पास जो मैटर है ना उसको हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट तो मेरा क्या है, कंडक्टर. फर्स्ट क्या है मेरा, कंडक्टर. और सेकंड है इंसुलेटर और थर्ड है सेमी कंडक्टर. ठीक है, ये आपने पहले सुना होगा ज़रूर, क्योंकि इंसुलेटर कंडक्टर क्या होता है ये तो आपने ज़रूर पॉइंट सुने होंगे. तो जो मैटर है उसको हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट है मेरा कंडक्टर्स, सेकंड है इंसुलेटर और थर्ड है मेरा सेमी कंडक्टर. अब आपको पता है कंडक्टर्स क्या होता है. कंडक्टर्स जिसमें से हम हीट अगर पास करें तो उसमें से अगर पास हो जाए तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो तो वो इंसुलेटर है. अगर वो दोनों का बिहेवियर शो करता है, मतलब कुछ जो रेंज है कंडक्टर की और कुछ जो रेंज है कंडक्टिविटी की इंसुलेटर की शो करेगा, तो वो हमारा क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है. तो उसको हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं, क्या इससे एग्जाम्पल होते हैं और इसकी क्या रेंज होती है स्पेशली. तो सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज़ रेंजिंग फ्रॉम 10 की पावर 4 से अगर 10 की पावर 7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स है तो ये क्या होगा, कंडक्टर्स होगा. ठीक है, अगर उसकी जो रेंज है
10⁴ से 10⁷ की रेंज में है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो वो मेरे कंडक्टर्स है। ठीक है, मेटल्स हैव कंडक्टिविटी इन द ऑर्डर ऑफ 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स इज ए गुड कंडक्टर। जो मेटल होते हैं जनरली जिनकी जो रेंज है 10⁷ तक होती है वो गुड कंडक्टर होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे पास आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा जो ये प्लास्टिक की जो ये वायर्स होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की तो कवरिंग होती है। ठीक है, ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है, लेकिन इसके अंदर से कॉपर की क्या होती है, वायर्स होती है। इसके अंदर जो होती है इस तरह से कॉपर की वायर्स होती है। तो ये आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा। ठीक है, आयरन है, आयरन का भी आपको पता है क्या होता है। और जैसे इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेटल इज़ यूज्ड एट द टिप ऑफ द प्लग दैट इज़ इंसर्टेड इनटू द सॉकेट्स। जो मेरे पास ये बने हुए हैं ना, ये जिनको हम सॉकेट्स में प्लग करते हैं, ये भी मेरे किसके बने हुए हैं, मेरे पास मेटल के बने हुए हैं। अगर ये कंडक्टर ना होते, मान लो इसमें से करंट पास ही ना होता, तो इसमें पूरी वायर में से करंट कैसे पास होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कैसे होने चाहिए, गुड कंडक्टर होने चाहिए, अदरवाइज ये क्या इसमें से करंट पास नहीं होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर इंसुलेटर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड्स विद वेरी लो कंडक्टिविटी। उसकी जो रेंज थी 10⁴ से 10⁷ के बीच में लाई कर दी थी, लेकिन जो इसकी जो रेंज है नेगेटिव में है, 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये होती है इसकी रेंज। ठीक है, तो इस केस में देखो इनकी जो रेंज बहुत कम होती है, तो इसके जो एग्जांपल है ना, एक तो वुड, आपको पता है कभी भी लकड़ी में से करंट पास नहीं होता, ना प्लास्टिक में से, क्लॉथ में से भी नहीं होता, ग्लास में से भी नहीं होता। क्लॉथ में तो कई बार समटाइम्स हो जाता है उनकी अट्रैक्शन की वजह से, बट जो ये वुड है, प्लास्टिक है, इनमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक कोई भी मैन खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी एक मैन, ठीक है, यहाँ पर मैंने ना एक मेटल की रोड ले रखी है, ये मेटल की मेरी क्या है, रोड है। यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, इसके वायर में पास किया, तो इलेक्ट्रिक शॉक जो क्या है, अगर मान लो ये पर्सन इसको टच करता है, ये पर्सन इसको यहाँ पे हाथ लगा के टच करता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसके मेटल में से जो करंट है ना, इस पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अगर मेटल रोड की बजाय अगर हम वुडन प्लैंक लेते हैं, ये लेते हैं, अगर यही सेम पर्सन इसको अगर टच करे, अगर हमने इलेक्ट्रिक शॉक इसको शॉक दिया हो इस वुड में से, तो क्या होगा, इसमें से ना जो करंट है वो पास इसके अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर मेरी वुड है, वुडन क्या होती है, गुड बैड कंडक्टर होती है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये इंसुलेटर की तरह काम करेगी और इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि भाई जो मेटल रोड होती है उसमें से करंट पास होता है, लेकिन वुडन प्लैंक में से कोई करंट पास नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसमें ये सारे वही बातें बोल रहे हैं। ए मैन टचिंग द इलेक्ट्रिक पोल विद ए मेटल रोड विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज मेटल इज ए कंडक्टर ऑफ electricity, whereas a man touching the same with the wooden plank will be safe because wood is an insulator। तो ये पॉइंट मैंने पहले आपको बता दिया, ये सेम वही बात कर रहा है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। देखो जो मेरे पास कंडक्टर था उसकी रेंज थी 10⁴ से 10⁻⁷, और जो मेरा इंसुलेटर था उसकी रेंज क्या थी, 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 तक थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 10⁻⁻6 से, यहाँ पर ये 104 नहीं, यहाँ पर ये 10⁻⁻4 है। ठीक है, सॉरी +4। तो इसकी जो सेमीकंडक्टर की जो रेंज होती है 10⁻⁻6 टू लेकर 10⁻4 ओहम मीटर, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, गैलियम, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इसके हमारे क्या एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट की केस में जो मेजरमेंट करते हैं रेजिस्टेंस की, वो कैसे करेंगे, उसमें क्या निकल कर आएगा। देखो ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ लिया, हमारा जो R होता है किसके इक्वल होता है, रो L/A होता है। ठीक है, और मैंने बताया था यहाँ पे जो रो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कापा होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कापा, यहाँ पर क्या है, मेरे पास कंडक्टिविटी है। क्या है, यहाँ पर कंडक्टिविटी होती है।
तो यहाँ मेरे पास क्या निकल कर आया, एल अपॉन में ए कापा अपॉन एल अपॉन में कापा अपॉन में ए, ये मेरा क्या है रेजिस्टेंस और इसके बीच में रिलेशंस हैं। तो एल अपॉन में ए है जो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, सेल कांस्टेंट को हम सी से के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो डिनोट किया गया है जी डैश से, जो मेरे पास क्या निकल कर आया, आर इक्वल टू एल अपॉन में कापा ए निकल कर आया। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, जो मेरा एल अपॉन में ए है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जी डैश से। तो यहाँ पर मेरे पास रिलेशन क्या निकल कर आया, आर इक्वल टू जी डैश अपॉन में कापा, ये रिलेशन निकल कर आया। तो जो सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट तो मेरे पास क्या है, जी डैश इक्वल टू एल अपॉन में ए। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक क्या, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एल एंड देयर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए। तो ये इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। और देखो इसमें, इट इज़ डिटरमाइंड बाय मेजरिंग, यहाँ पे ना स्पेस आएगा, मेजरिंग के बाद स्पेस आएगा, मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ द नॉन कंडक्टिविटी। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, जी डैश इक्वल टू एल अपॉन में ए, एल अपॉन में मेरे पास क्या होता है, ये आर इंटू कापा। ठीक है, देखो जो मेरे पास ये आया था ना रिलेशन, आर इक्वल टू एल अपॉन में कापा ए, जो एल अपॉन में ए है ये मेरे पास क्या था, जी डैश था। तो जी डैश अपॉन में कापा आ गया। तो मेरे पास अगर मेरे को जी डैश निकालना है तो जी डैश क्या होगा, यहाँ पे इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इंटू कापा, ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको एक समझ आ चुका है तो आप उसमें फॉर्मूले आपस में इंटरलिंक कर सकते। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या गिवन है, द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट दिस केल्विन टेम्परेचर, कितना गिवन है, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो हमने क्या निकालना है, लैम्डा एम निकालना है। तो लैम्डा एम क्या आएगा, कापा इंटू 1000 अपॉन में सी आएगा। ठीक है, तो कापा की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, यहाँ पे ये है 0.0248 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में सी। सी मेरे पास कितना गिवन है, 0.20 गिवन है। बस आपको ये सॉल्व करना है और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी आंसर मैच करना है तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे निकल कर आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो जो केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत इजी होते हैं, बस मेरे पास जो ये फार्मूला इसमें वैल्यू पुट करो और इसमें कैलकुलेशन करो थोड़ी सी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन। जो हमारा कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, कंडक्टिविटी को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, कापा से रिप्रेजेंट किया था। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्या होता है, दे डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बताया था जो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, दोनों के लिए, किसके लिए, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हम इसी टॉपिक के अंदर आगे डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। अगर हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो ये भी डिक्रीज होगा एज द नंबर ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास इतना वॉल्यूम है, तो इतने वॉल्यूम के अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, तो ये इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो इसमें कैरिंग द करंट इन ए सोल्यूशन डिक्रीज ऑन द डाइल्यूशन। तो जो यहाँ पे अगर हम डाइल्यूशन की बात करें उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मेरे पास प्योर एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, जो प्योर एसिड सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, हाई कंसंट्रेशन है। अगर मैं इसको डाइल्यूट कर दूँ, डाइल्यूट का मीनिंग क्या होगा, अगर मैं उसके अंदर वाटर ऐड कर दूँ उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। डाइल्यूशन में किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो जो यहाँ पर है मेरे पास ये दिया हुआ है
वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे NaCl है, मैंने कहा था जो सॉलिड NaCl है तो वो अगर मेरे पास Na जो Cl है सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगर मैं इसको मोल्टन स्टेट में चेंज कर दूँ या फिर आयनिक फॉर्म में, मोल्टन स्टेट मतलब जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी। तो जो एग्जाम्पल दिखाया हुआ है ये वाला, अगर मैंने यहाँ पे मोल्टन NaCl लिया हुआ है तो देख रहे हो आप यहाँ पे बैटरी से यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है और यहाँ बल्ब लगा हुआ है, और आप यहाँ जो बल्ब देख रहे हो ग्लो कर रहे हैं। ये ग्लो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे पास करंट पास हो रहा है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे सॉलिड NaCl होता, अगर यहाँ पे मेरे पास सॉलिड NaCl होता तो ये जो बल्ब लगा हुआ है ना ये यहाँ से इससे क्या होता, ये ग्लो ना करता। ठीक है, तो ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो जो ये ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, हम ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के अंदर, तो लेकिन बाद में। तो अभी के लिए इतना समझ लो। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह से लाइन आएगी। सिर्फ अभी यहाँ पे इतना समझो। नेक्स्ट है इसमें ये वही सेम चीज़ बताई हुई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो मेरे पास दिया हुआ है कैटाइन का साइज छोटा होता है, एनाइन का साइज स्मॉल होता है। ये सेम वही मेरे पास डायग्राम है, और यहाँ पे मेरे पास जो क्या है ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किए गए लैम्डा m वर्सेस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किए गए। तो जो मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए ग्राफ ऐसे आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। अगर हम स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे बात करें तो कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो जिसमें जो कंडक्टेंस होते हैं सॉल्यूशन की, अगर मेरे पास प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स है तो उनके बीच में कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन लाई करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मान लो मैंने 1 यूनिट मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने 1 यूनिट मान लिया, और डिस्टेंस भी मैंने क्या मान ली 1 यूनिट में मान ली। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने जो यहाँ पे जो लेंथ है, ठीक है, और जो ये एरिया है मैंने क्या है 1 यूनिट मान लिया। तो उस केस में मेरे पास क्या आएगा, जो जी डैश है वो के कापा के इक्वल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ये 1 1 हो गया तो मेरे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वही सेम चीज़ है। यहाँ पे जैसे लैम्डा m है, लैम्डा m में भी सेम वही केस है। अगर मेरे पास एरिया 1 यूनिट है, ठीक है, और डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, तो इस केस में मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा m इक्वल टू कापा आएगा। लैम्डा m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और कापा क्या है, मेरे पास कंडक्टिविटी है, तो इसके इक्वल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ खास इसमें बताने वाली बात भी नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच टू द जीरो। अगर मेरे पास जो कंसंट्रेशन है वो जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो मोलर कंडक्टिविटी है इज रेफर्ड टू एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जो मेरे पास लैम्डा m था, अगर वो इसमें कंसंट्रेशन जीरो हो जाए तो उसको मैं क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, और इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, तो लैम्डा m नोट। नेक्स्ट है ए सोल्यूट और सब्सटेंस दैट कम्प्लीटली आयनाइज और डिसोसिएट इन ए सॉल्यूशन आर नोन एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो मैंने कहा था हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की अलग से बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें बता रहा है भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है, मान लो कोई भी मेरे पास आयंस है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। जैसे मान लो HCl है, हाइड्रोजन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम ऐसे ही मान लो मेरे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव। तो इस केस में जहाँ पर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर मान लो अगर मेरे पास पार्शियल में चार्ज आता, जैसे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता, तो ये मेरे पास कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब पार्शली डिसोसिएट हो रहा है। अगर मेरा कोई सॉल्यूशन है, कोई आयंस है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो मेरे पास वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इसमें ये एग्जांपल दिए हुए हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे HCl, HBr, HI, HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो जो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इसके लिए इक्वेशंस है
वो इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो मेरे पास लैम्डा एम है, वो इंक्रीज़ कर रहा है स्लोली विद डाइल्यूशन, ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन की हेल्प से। लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए सी की पावर 1/2। जो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा, यहाँ पे ई एम नोट लिखा हो ना, आप लैम्डा एम नोट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लैम्डा एम नोट क्या है, मेरी मोलर कंडक्टिविटी है, कब है, जब यहाँ पे मेरे पास जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और यहाँ पे ए क्या है, मेरा कॉन्स्टेंट है। तो इट डिसोसिएट कम्प्लीटली एट द मॉडरेट कंसनट्रेशन। जब हमारे पास जो कंसनट्रेशन है मॉडरेट होती है तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज विद द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे ही हम क्या डाइल्यूशन ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर इसमें हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करने से पहले आप एक थोड़ा सा एक पॉइंट ये समझ लो, ये क्या होता है। देयर एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट मॉडरेट कंसनट्रेशन। इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनके अंदर हमारे पास जो कंसनट्रेशन के बीच में जो फोर्स होता है, ठीक है, वो मेरा फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट ऑफ द सी, तो जो मेरे पास जो ग्राफ आएगा, जो ये KCl है, ये KCl मेरा कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास लीनियर ग्राफ आएगा। इस ग्राफ का मीनिंग समझना है, मैं आपको क्या कहना चाहता है। देखो, जो मेरे पास जो कंसनट्रेशन है ना, मान लो यहाँ पे मेरे पास कंसनट्रेशन 0.4 है, इस तरफ जैसे जैसे मैं जा रही हूँ कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती जा रही है, और उसके साथ ही यहाँ पे जो मेरे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जा रही है। हमने यहाँ पे पीछे पॉइंट क्या पढ़ा था, जैसे हम क्या है डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं, हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होएगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे ना अब हम एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी बात कर लेते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं ना, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह मेरे पास लीनियर इक्वेशन नहीं आएगी, ठीक है। जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो लीनियर में नहीं आएगी, मतलब स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हमें नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है, जो कंसनट्रेशन, जब हाई कंसनट्रेशन होती है तो ये ग्राफ हमारा कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट शो नहीं करता, फिर एक पॉइंट पर आकर एकदम इंक्रीमेंट शो करता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जो हमारे पास जो एसिटिक एसिड है, ये हमारा कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये हमारा कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए जिसके लिए जो ग्राफ है मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कर्व आएगी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ए सब्सटेंस विच फॉर्म्स आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली। जैसे मैंने को बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसका एग्जांपल हमने पीछे पढ़ लिया, जो हमने पढ़ा था ना CH3COH एसिटिक एसिड, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यही है, ये CH3COOH, इसको कंबाइन करके लिखा हुआ, मतलब कार्बन मेरे पास देखो यहाँ पे 1 और ये 2 कार्बन, तो इसने C2 लिख दिया, ठीक है। एक मेरे पास H3 ये रहा, 2 मेरे पास हाइड्रोजन है और एक मेरे पास ये H है, तो इसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको आपके लिए जो क्या है, ये वाली जो मैंने फॉर्म लिखी है CH3COOH, इसको इस फॉर्म में याद कर लेना, ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट है फिर क्या, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी मेरे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन है ना, इंक्रीज विद द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसके अंदर भी इंक्रीज करेगी, लेकिन इनके जो अंदर जो इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। अगर हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करें तो हमें लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगी एट ए लो कंसनट्रेशन, मतलब लो कंसनट्रेशन पर भी हमें क्या है, जिसकी जो ग्राफ है वो हमें लीनियर नहीं मिलेगा, इस तरह से कर्व में मिलेगा। ये मैंने आपको पहले समझा दिया, जो मैंने एसिटिक एसिड की वहाँ पीछे बात करी थी, ये वही सेम चीज़ है, सेम पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब जो दीज इलेक्ट्रोलाइट हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट ए हाई कंसनट्रेशन। देखो जो इसमें ग्राफ हम प्लॉट कर रहे थे वो ऐसे आ रहा था, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे पास कंसनट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इस कंसनट्रेशन पे भी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो मेरा लोअर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएटी लो हो रहा है, तभी तो यहाँ पे ग्राफ जो है इस तरह से शो कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ द लैम्डा एम चेंजेस विद द डाइल्यूशन ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे
इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो जो लैम्डा एम है इंक्रीजेज शार्पली ऑन डाइल्यूशन एक्सक्लूसिवली एट ए लोअर कंसंट्रेशन। जब मेरे पास कंसंट्रेशन इसकी लो होगी तो इस शार्पली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो जो मेरा ग्राफ था ना ये ऐसे था मान लो, तो यहाँ पे जो मेरे पास जो वैल्यू ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, अप्रोच कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कम्प्लीटली, इस यहाँ पे वैल्यू पे क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। बट एट लोअर कंसंट्रेशन द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज लो टू एन एक्सटेंट दैट कैन नॉट बी इवन मेजर्ड। तो इस टाइम पे भी इसको जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, तो इस वैल्यू को भी हम इसको क्या है मेज़र नहीं कर सकते। अब बना इनके बीच में हमने कंपैरिजन करना है, भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जो हमने पीछे पॉइंट करा वही सेम पॉइंट है, ठीक है। एक तरह से आप ये लगा लो, एक रिपीटेशन से एक रिवीजन है ये क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएटेड एट द मॉडरेट कंसंट्रेशन। ये क्या होगा, नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड एट द मॉडरेट कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होता। तो जो कंडक्टेंस है इंक्रीज विद द डाइल्यूशन बट इंक्रीज इज ओनली स्लाइड। इसके अंदर जो इंक्रीज होगा, जैसे मैंने जो ग्राफ बताया था वो इस तरह से था, ठीक है। जो इंक्रीज होगा वो स्लाइड होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज रैपिडली विद डाइल्यूशन स्पेशली नियर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जिसके अंदर जो ग्राफ आता है वो एकदम ऐसे इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके अंदर एकदम शार्प इंक्रीमेंट नहीं आता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एकदम शार्प इंक्रीज कर जाता है। देर आर द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन एट मॉडरेट कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जो लैम्डा एम है वर्सेस अगर हम सी प्लॉट करें तो हमारे पास लीनियर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें लीनियर नहीं मिलेगा। तो ये दोनों का ग्राफ शो किया हुआ है। ये मेरे पास जो है ये जो ग्राफ है CH3COH का शो किया हुआ है, मतलब क्या है मेरे पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और ये मेरे पास जो लीनियर लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये मेरे पास किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसा है, KCl का एग्जाम्पल है। ये हमने पहले ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं, वही सेम है। अभी फिर ये यहाँ पे इंडिविजुअल मैंने ग्राफ दिखाया है, ठीक है। अगर हम लैम्डा एम का जो ग्राफ है वर्सेस √C के में ड्रॉ करें तो मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस केस में मेरे पास जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। लैम्डा एम नोट क्या है, लैम्डा एम नोट है मेरी मोलर कंडक्टिविटी, जो मेरे पास जो कंसंट्रेशन क्या जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेट लाइन ना होगी, यहाँ पे इस तरह से कर्व लाइन आएगी, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। और हम यहीं तक स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।